हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की। सिंपल, वो मैटर नहीं करता कि आप बीए के बच्चे हो, बीकॉम के बच्चे हो, प्रोग्राम में हो या ऑनर्स में हो, बस ये मेक श्योर करना कि आपकी बुक का नाम क्या हो, बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। और आप आराम से ये सीरीज देख सकते हो। ठीक है जी। आज करने वाला है चैप्टर नंबर 8वां, जिसका नाम है डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस। इससे पहले ऑलरेडी हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है जी। और चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए जी। तो 8वां जो चैप्टर है जिसका नाम है डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस, इसके अंदर हम डिस्क्रीट जो सीरीज होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वो भी प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है जी। चलिए, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम किसके साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ। अब ये सीरीज कैसे दिखाई देती है, इसके अंदर अलग अलग वैरायटीज की सीरीज मिलती है। बेसिकली 5 तरह की सीरीज होती है, जिसमें से सबसे पहले जो सीरीज आती है जिसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी सीरीज को कहते हैं जहां पे डिस्क्रीट सीरीज तो है, यानी कि वहां पे एक वेरिएबल रहेगा फिक्स है, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में कोई भी क्लासेस नहीं होती, जैसे 0 से 10, 10 से 20, ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। ठीक है जी। डिस्क्रीट सीरीज में एक तो वेरिएबल होता है और एक फ्रीक्वेंसी की जगह हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह मिलता है हमें प्रोबेबिलिटी। क्या मिलती है हमें? प्रोबेबिलिटी। सिंपल इतना। चलिए, तो ये जो वेरिएबल होता है यहाँ पे जो डिस्क्रीट सीरीज में, ये जो वेरिएबल होता है ये फाइनाइट नंबर होता है। क्या होता है? फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसके अनलिमिटेड सोर्सेज नहीं होते, सिंपल जी, उस नंबर को बोलते हैं फाइनाइट नंबर। तो बात करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक ऐसी सीरीज जहां पे जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होती है, यानी एक ऐसी सीरीज जहां पे हर वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इक्वल होती है। सिंपल सर, समझ में आ रहा है? मैं मानता हूं आप समझ में नहीं आ रहा, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, तो एक बार अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मान लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि मैंने एक डाइस रोल किया। ठीक है जी। मैंने एक डाइस रोल किया, उस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो सब बताइए। सिंपल जी। तो आप खुद सोचिए, यहां पे जो वेरिएबल बनेगा, x जो वेरिएबल बनेगा वो क्या है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी। डाइस पे क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 और 6, यही वैल्यू आ सकती है। क्या इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अब इनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके लिए आपको बता रखा है सर, ये रहा फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? 1/n। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सिंपल, आपको पता ही है प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, 1 आने की 1/6। 6 वैल्यू में से एक आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होती है। ऐसी इन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, और इसकी भी 1/6। तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। सिंपल। तो वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लाने का फॉर्मूला, जिसको मैं fx बोल रहा हूं, या फिर प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं, उसका फॉर्मूला क्या है? 1/n। 1/n, n मतलब कितने नंबर है यहाँ पे है 6 नंबर। तो बस 1/6 कर दोगे ना, n की जगह क्या लिखा हमने? 6, क्योंकि n कितना था यहाँ पे? 6। तो बस वही प्रोबेबिलिटी बन जाती है सभी की। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1/n। इतना सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो पहली चीज आपने क्या निकालना सीखा? आपने सीखा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, हर एक यूनिट की, हर एक इवेंट की। तो हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये निकाल ली आपने। फॉर्मूला क्या लगाया आपने? 1/n। तो ये निकाल ली हमने प्रोबेबिलिटी। इसके बाद अब आपसे पूछे अगर मीन वीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो मीन आपको निकालना आता है, सिंपल सा फॉर्मूला है मीन निकालने का। तो मीन जी कैसे निकलता है? नीचे जगह है, चलो जी थोड़ी सी है बस खाली। तो मीन निकालने का छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला क्या है जी? px जो है आपका, जो आपने निकाला है, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? x से, और उसका समीशन कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा इसका मीन। लेकिन आप खुद सोचो, इतना बड़ा मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसके बाद उसका टोटल करूंगा, तो फिर मेरे को जो फॉर्मूला मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, वो मीन तो आ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ेगा। तो ऐसे केस में एक शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए जिससे हम जल्दी से निकाल लें। तो वही मीन निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? यहाँ पे मीन निकालने की शॉर्ट ट्रिक है n+1 डिवाइड बाई 2। क्या फॉर्मूला है? n+1 डिवाइड बाई 2। तो शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूं, क्या है? मीन निकालने का फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाई 2। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं एक बार। n कितना है यहाँ पे? 6। तो मैंने यहाँ पे लिखा 6+1/2, यानी ये हो गया 7/2, यानी कि मीन आपका आ जाएगा कितना? 3.5। मीन कितना आ गया आपका? 3.5। ठीक है जी। और एक बार चेक करते हैं, क्या इसको सॉल्व करने के बाद भी क्या 3.5 ही हमारा मीन आ रहा है? तो जी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम करेंगे px और मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे? x से। ठीक है जी। चलिए, तब हमारा आंसर आने वाला है ना। तो करेगा मैंने 1/6, 2 से किया तो 2/6, 3 से किया तो 3/6, 4 से किया तो 4/6, और 5 से किया तो 5/6, 7 उसके बाद 6/6,
सिंपल जी। अब हमको इसका सम करना है बस खाली, तो आपको दिख रहा होगा 6 5 6 6 12 12 और 6 18 18 19 20 21, तो ये हो गया 21 बटे में 6। और जब इसको डिवाइड करोगे 21 को किससे 6 से डिवाइड करोगे तो 6 बन जा 6 6 12 6 3 18, बचे यहाँ पे कितने 3 पॉइंट लगाया तो 0 उतारा, तो 6 5 हो जाता है 30। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैंने किया 21 बटे में 6, यानी कि आपका आंसर आ गया 3.5। तो चाहे आप ऐसे निकालो मीन, चाहे आप एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगा लो उससे मीन निकाल लो। ये फॉर्मूला और कुछ नहीं है भाई, जब जहां पे फ्रीक्वेंसी इक्वल है, जहां पे आने के चांसेस इक्वल है, वहां पे क्या किया है बस खाली मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, तीनों सेम बात होती है। तो हमने बस मीडियन निकाला है। मीडियन का फॉर्मूला भी तो यही होता था बचपन में जो हमने सीखा था, n+1 डिवाइड बाय 2, तो वही फॉर्मूला हमने लगाया है। हमने मीन नहीं निकाला, हमने मीडियन निकाला है। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो मीन भी वही आएगा जो मीडियन है, सिंपल जी। तो हमने वही फॉर्मूला लगाया n+1 डिवाइड बाय 2 और हमारा क्या निकल के आ गया मीन। तो ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन में, ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन का निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला ये वाला n+1 डिवाइड बाय 2, आसान रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लगाओगे और वैल्यू निकालोगे। जरूरी नहीं आपको इतना बड़ा करने की क्वेश्चन किसी को भी, समझ में आएगा। पेपर में वैसे करके आना है। आपको एक क्वेश्चन दे देगा छोटा सा, बोलेगा एक डाइस हमने रोल किया है, उसमें बताओ क्या बोलते हैं मीन क्या होगा, डाइस रोल करने में मीन क्या होगा। तो आपको छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। डाइस में नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी नंबर दे रखे हो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जितने भी नंबर हो, जैसे मान लो आपको दे रखा है 10 तक नंबर, तो आप क्या करोगे 10 जमा में 1 डिवाइड बाय 2, यानी कि आपका मीन आ गया 5.5। बस ऐसे करना है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर इनका डिफरेंस सेम है, मान लो कोई ऐसी सीरीज दे रखी है 2 जमा में 4 जमा में 6 जमा में 8 जमा में ऐसी 10 दे रखी है, ऐसी भी कोई सीरीज दे रखी है आपको, तब भी आपको वही करना है, n+1 डिवाइड बाय 2 करोगे, जो टर्म आएगी वो पुट करके देख लेना कौन सी टर्म बन रही है, वो आपका क्या बन जाएगा, आपका मीन बन जाएगा। सिंपल जी। कब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो। कोई दिक्कत, कोई डाउट्स, आसान था। तो बस ये छोटा सा फॉर्मूला लगाओगे, आराम से सॉल्व कर दोगे, आपका मीन आ जाएगा निकल के, सिंपल ना। चलिए एक बार इसी को चेक करते हैं और हम निकाल के देखते हैं वेरिएंस। वेरिएंस क्या ऐसे ही निकलेगा जी, वेरिएंस भी ऐसे ही निकल सकता है शॉर्टकट तरीके से। हाँ जी, वेरिएंस भी शॉर्टकट तरीके से निकलेगा। वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस निकालना मैंने आपको पहले से समझाया है। वेरिएंस का फॉर्मूला कहाँ लिखूं, नीचे दिखाई दे रहा है भाई, देखते हैं एक बार। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था, जो सिग्मा एक्स स्क्वायर करना है माइनस में, उसके में जो आपका मीन होता है उसका स्क्वायर माइनस कर देना है आपको। ये दिखाई दे रहा है फॉर्मूला, नहीं दिखाई दे रहा भाई, नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। हाँ भाई शुगर दें, तो भाई जूम आउट किया थोड़ा सा, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो जूम कर सकते हो थोड़ा सा, ताकि बोर्ड में सारी चीज समझा पाऊँ। तो भाई वेरिएंस का फॉर्मूला देखो, अब कुछ नहीं करना, बस खाली आपको एक्स का स्क्वायर करना है। तो जब आप एक्स का स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 4, इधर मिलेगा आपको कितना, यहाँ पे मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 3 3, अच्छा स्क्वायर करना है ना, हाँ जी, 3 3 9 4 4 16 5 5 25 और क्या बोलते हैं 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36, ठीक है जी। अब हमको px को मल्टीप्लाई करना है किसके, x के स्क्वायर से। चलिए जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो हो गया 1/6। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/6, अगला 9/6, अगला 16/6, अगला करेंगे तो 25/6, अगला 36 बटे में 6, ठीक है जी। अब बस हमको इसका स्क्वायर मतलब टोटल करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर वाली। चलिए जी टोटल कर लेते हैं फटाफट से। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 36 36 और 4 मान लेते हैं 40 हो गया, 40, ठीक है जी। और मेरे को दिखाई दे रहा होगा 25 25 और 10 हो गया 35, ये हो गया 40 35 और लास्ट में क्या बच गया, लास्ट में बच गया 16। इनको जोड़ लेते हैं भाई, 6 5 4 11 11 1 8 0 हो गया, और एक बार 4 5 6 7 8 9, तो गया 91। इतना ही आ रहा है क्या, 91/6 पक्का भाई, देख लेना भाई अपने हिसाब से, एक बार देख लेना फटाफट से। तो 25 10 35 35 मैंने लिख दिया, ठीक है जी, एक 16 लिख दिया, और ये हो गया 40। तो 40 40 होता है क्या बोलते हैं 80 80 इधर हो गया, तो बच गया 11 11, ठीक है भाई 91। तो भाई इसकी वैल्यू क्या आ गई 91। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, हम क्या वैल्यू आएगी हमारे पास। तो हमें क्या करना है 91/6 माइनस में 3.5 का स्क्वायर, और 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3.5 का स्क्वायर कितना होगा बताओ ना भाई, कैलकुलेटर लाना चाहिए था यार। हाँ जी 35 गुणा में 35 करते हैं, 35 5 कितना होता है, अरे सिंपल सा कर लो भैया, 5 5 25 का 5, 2 हाजिर 5 15 16 17, और इसके बाद 3 5 15 का 5, एक हाजिर ऊपर 3 3 9 और 1 10, ठीक है जी। तो हो गया 5 7 5 12 का 2, एक हाजिर ऊपर हो गया 2 1, यानी कि 1 2 2 5, और पॉइंट लगेगा 12.25 पे। तो आपका बन गया ये, इधर कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा, इधर करेंगे तो 6 बन जा 6, बचे कितने 3, बच गया 31, 6 5 30, पॉइंट लगा के क्या बोलते हैं बचे कितने 1, 6 बन जा 6, बचे 4, कुछ भी जो ऐसे चलेगा, और अच्छा कर ही देता हूँ फिर, बचे कितने 4, 6 5 30, 6 36,
बचे फिर से 4, तो ये चलता जाएगा ऐसे, ठीक है जी। इसको सिंपल रखते हैं ऐसे। तो उसके बाद माइनस करना है इसमें से 12.25 और 12.25 को घटाएंगे तो 15 में से, पहले तो इसमें से घटाना है ना, हाँ जी। तो 14 में से 12 गए तो बच गया आपके पास 2 और यहाँ पे बच गया क्या बोलते हैं 6 में से 5 गए 1, 11 में से 2 गए तो बचे 9। हाँ जी 2.91 आपका वेरिएंस आ रहा है कुछ निकल के। एक बार चेक करते हैं उस फॉर्मूले से भी क्या सेम वैल्यू आती है, ठीक है जी। इस फॉर्मूले से तो यहाँ पे मेरे को वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं 6, तो मैंने फॉर्मूला लगाया n स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर अपॉन में 12, ठीक है जी। ये वेरिएंस का फॉर्मूला, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस में 1 हो गया हमारे पास 35, 35 बटे में 12 और 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 12 12 36, 12 2 24, है जी। बचे कितने हमारे पास बचे 11 और 11 से डिवाइड करेंगे तो फिर 12 9 क्या बोलते हैं इतने पे भाई, तो लगभग यही आंसर आएगा आपका 2.91, ठीक है जी। तो वेरिएंस चाहे इस तरीके से निकालो आप, चाहे वेरिएंस आप इस तरीके से निकालो, आपका जो आंसर है वो सेम आने वाला है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। मर्जी आपकी, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक है, आपको आराम से याद हो जाएगी। बस ये मेक श्योर करना कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा होना चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहां तक भी जाता हो, 50 तक 100 तक 1000 तक करोड़ों तक जाता हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस ये फॉर्मूले लगाने हैं। ये फॉर्मूले कौन से, मतलब ये है मीन का फॉर्मूला, ये है वेरिएंस का फॉर्मूला और प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है वो क्या होती है 1/n। जैसे आपके पास 10 टर्म है तो 10 बटे में आपको क्या करना है, सॉरी n + 1/2, n क्या बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी 1/n, 1/n मतलब 1 बटे में 10, 50 नंबर है तो 1 बटे में 50, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो क्या, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से निकाल सकते हो, चुटकियों में निकाल सकते हो कि उसका मीन मीडियन मोड क्या होने वाला है, सॉरी मीन क्या होने वाला है, वेरिएंस क्या होने वाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बस रूट करना है उसके ऊपर, सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था। हाँ अब इसी के अंदर एक केस आ जाता है, क्या केस आता है कि अगर जो आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है उसके अंदर वैल्यू ऐसी हो जाए जो कि 0 से स्टार्ट हो रही हो, कहां से चालू हो रही हो, 0 से, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। तब ये वाला मेथड यूज नहीं होगा। यहाँ पे मेथड ये वाला कभी यूज करो जब 1 2 3 4 यहां से नेचुरल नंबर से काउंटिंग चालू हो रही है, ठीक है जी। अगर वहीं पे 0 से वैल्यू चालू हो जाती है तब आपको फॉर्मूले ये वाले यूज करने पड़ेंगे। समझाता हूं कैसे, ठीक है जी। तो जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट कर लेना, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ भाई शुक्र है, चलो भाई आगे चलते हैं अपनी सीरीज पे आते हैं। तो बात आती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वहां पे एक नया मेथड आता है क्या, कि अगर आपको डाटा के अंदर 1 से चालू करके डाटा नहीं दे रखा, आपको डाटा दे रखा है 0 से चालू करके, तो अगर आपको 0 से 0 1 2 ऐसी डाटा दे रखा है तब उसके केस में जो फॉर्मूले होते हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले थोड़े से अलग है, यहाँ पे फॉर्मूले थोड़े से अलग होंगे। अब ऐसे कैसे अलग हो जाएंगे वो एक बार समझते हैं। मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है जी, ट्रेपेजियम है, जिसके अंदर 3 ही कलर है, बस खाली 3 ही जगह है, बस खाली एक तो है आपके पास मान लो 0, एक है 1 और एक है 2, ठीक है जी। 3 वैल्यू है आपके पास, तो वेरिएबल क्या बन गया आपके पास वेरिएबल बने जी 0 1 और 2, ठीक है जी। अब किसी के भी आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो अनबाइज्ड है, किसी के भी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जिसको हम px बोलते हैं, और किसी भी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसको निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, 1/n+1। वो कह रहा है भैया किसी के आने, अगर वो अनबाइज्ड है तो किसी के भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, क्योंकि 3 वैल्यूज है, 3 में से हमको एक चाहिए बस, तो 1/3 बन गई, 3 होगी। हाँ जी, अगर आपको फिर भी नहीं आता ये निकालना तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आगे सॉल्व कर सकते हो। जैसे 1/में n कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे 2, तो 2 + 1 कितना हो गया, ये हो गया 1/3, तो तीनों की वैल्यू कितनी आएगी 1/3 1/3। इतना सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। आगे चलो, तो बात आती है अब मीन निकालने का। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे ये फॉर्मूला था वैसे ये फॉर्मूला है, बस यहाँ पे 0 नहीं था ना, मतलब यहाँ पे 0 था ही नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या आ चुका है 0। अब क्योंकि 0 आ चुका है तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑलरेडी बढ़ चुकी है, तो ये जो फालतू का बल लगाया था ये लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप आराम से मीन निकाल सकते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हो, मीन निकाल सकते हो। कैसे, फॉर्मूला लगा के n/2, n कितना है 2, यानी 2 बटे में 2 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। डाउट हो रहा है फिर भी, तो आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो सर। जैसे कि p को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप किससे, x से, आपको पता चल जाएगा। कह रहा है मल्टीप्लाई 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3, 2 से किया तो 2/3। अब इसका टोटल कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 3/3, और जिसको काटने पे क्या दिखाई देगा कि आपको क्या आंसर आ रहा है आपका 1। 3/3 मतलब क्या होता है 1 ही तो होता है। तो सेम फॉर्मूला है, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, शॉर्ट ट्रिक से करोगे ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है जी। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है n/2। n मतलब क्या है, जो लास्ट वैल्यू होती है वो। तो लास्ट वैल्यू को हम कई बार आपके एग्जाम्स में याद रखना, जो पहली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं a, और जो लास्ट वैल्यू होती है उसको बोलते हैं b। a मतलब क्या होता है फर्स्ट वैल्यू, और लास्ट वैल्यू मतलब क्या होता है b, तो लास्ट वैल्यू। तो अगर आपसे कोई मीन का पूछा फॉर्मूला पूछे और कहीं पे आपको दिखाई दे जाए b बटे में 2, तो ज्यादा शॉक मत होना। b बटे में 2 का मतलब यही होता है सेम कि लास्ट वैल्यू अपॉन में 2,
ठीक है जी। यहाँ पे अगर फॉर्मूला दिख जाए b प्लस 1/2 तो सेम ही बात है भाई, n मतलब होता है लास्ट वैल्यू और b मतलब भी क्या होता है लास्ट वैल्यू। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। बात आती है वेरिएंस की। वेरिएंस नहीं समझा रहा सर, काफी चीजें समझा चुका हूं। तो वेरिएंस का फॉर्मूला बस खाली आप रट लो। फॉर्मूला क्या होता है n²/12। अच्छा ये फॉर्मूला बना कैसे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वेरिएंस का फॉर्मूला लगाया जो कि था n² माइनस में 1/12। ये फॉर्मूला था, आपको समझा चुका हूँ ये फॉर्मूला कैसे बना था। हाँ जी, कैसे इंप्लीमेंट होता है, कैसे भी करोगे आपका आंसर सेम आएगा। मैंने आपको अभी भी बताया ये जो n है ना, ये और कुछ नहीं है, ये लास्ट वैल्यू है। ये क्या है, लास्ट वैल्यू है ना जी। तो मैं इसको लिखता हूँ n² की जगह कि b² लास्ट वैल्यू क्योंकि। और ये जो 1 दिखाई दे रहा है 1 और कुछ नहीं है सर, ये इस इक्वेशन की फर्स्ट वैल्यू है। लेकिन इस इक्वेशन की जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, वो 0 है। तो बस 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे a² यानी कि फर्स्ट वैल्यू। यानी अगर आप लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो n² माइनस में 0 का स्क्वायर, सिंपल जी। और अपॉन में तो 12 लिखना ही है आपको। तो अगर आप देखा जाए ज्यादातर क्वेश्चन में जब भी आपको दिखाई देगा तो आपको वेरिएंस का ये वाला फॉर्मूला दिखाई देगा। कहीं पे भी आप सर्च करोगे ज्यादातर तो वेरिएंस का फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड ये दिखाई देगा आपको। क्या फॉर्मूला है, b² माइनस में a² अपॉन में 12। सिंपल जी, वेरिएंस का फॉर्मूला आपको ये दिखाई देगा जहां पे b की वैल्यू क्या होती है, लास्ट वैल्यू, लास्ट टर्म, नंबर्स। ठीक है जी, वहीं पे a की वैल्यू क्या होती है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसकी वैल्यू होती है। ठीक है जी, और वहां पे अगर आपको 0 वाली सीरीज दिखाई दे गई जहां पे 0 से चालू हो रहा है तो फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी कि ये वैल्यू देखो 0 और 0 का स्क्वायर करेंगे कुछ नहीं आएगा, यानी कि ये हर चीज ये चीज हट जाएगी। तो फॉर्मूला जो बचेगा वो बचेगा बस खाली n²/12। तो अगर n²/12 वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कितने n है, यहाँ पे 3n है ना जी, सॉरी 2n। तो n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन में 12, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4/12 और ये कट के कितना हो गया 1/3। तो आपका क्या आ गया वेरिएंस 1/3। सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जी भाई। अच्छा अगर आपने पिछला पेपर देखा होगा, मैंने पिछली बार पेपर सॉल्व करवाया था तो ये फॉर्मूले वहां पे भी यूज किए थे मैंने वेरिएंस निकालने के लिए। तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, आपके एग्जाम्स में भी आता है। क्या फॉर्मूला होता है, b² माइनस में a² अपॉन में 12। ठीक है जी, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन में 2। और ऐसा कब होता है भाई, ऐसा कब होता है ये अच्छा b प्लस 1/2 भी होता है, वो कब होता है जब ये वाली सीरीज हो यानी कि 1 से चालू हो रही हो। b/2 होता है कई बार, तो b/2 का मतलब क्या है कि जो 0 से चालू होती है सीरीज उसके अंदर यूज होता है। और ये दोनों सभी फॉर्मूले यूज होते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, या फिर आप कह सकते हो जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर यूज होते हैं। इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चलो भाई, आगे चलते हैं। और अब टॉपिक का नाम आता है बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल से, अब ये बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे हो सकते थे। लेकिन हाँ, सभी वेरिएबल्स के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती थी वो इक्वल होती थी, यानी सभी की प्रोबेबिलिटी क्या थी, इक्वल। यानी कि अगर मान लो 3 एलिमेंट आए तो सबकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/3। 10 एलिमेंट आए सबकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/10। एक डाइस को रोल किया है उसकी प्रोबेबिलिटी आने की क्या बनेगी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। सिंपल, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी रहती है। बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन कहता है जी ऐसा हम नहीं मानते, हम ये ऐसी थ्योरी बना के चलते हैं जहां पे केवल वेरिएबल इतने सारे ना हो, केवल 2 वेरिएबल हो। कितने वेरिएबल हो, बस 2, एक होगा फेल और एक होगा पास। तो बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो वेरिएबल माने जाते हैं वो कितने वेरिएबल होते हैं, 2। एक बार इसको नोट कर लो फिर मैं मिटाता हूं। ठीक है जी, नोट कर लेना भाई फटाफट से। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। तो बात क्या करता है, मैं कह रहा था कि बर्नौलीज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर बस 2 वेरिएबल माने जाते हैं। सबसे पहला वेरिएबल जो होता है वो होता है फेल और फिर उसके बाद होता है क्या, पास। तो जो 2 वेरिएबल हैं यानी दो वेरिएबल, एक है फेल और एक है पास, एक वो मानता है 0 को और एक वेरिएबल मानता है वो 1 को। इसके अलावा और कोई वेरिएबल होता ही नहीं बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो फेल किसको मानते हैं, अगर किसी की वैल्यू आ रही है 0 तो वो वैल्यू फेल को 0 वैल्यू देता है और पास को 1 वैल्यू देता है। तो अगर आपका किसका आंसर आया 1 तो वो माना जाएगा पास, और अगर आपकी किसकी वैल्यू आ रही है 0 तो उसको मानेंगे क्या, फेल। या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हो, फेवरेबल आउटकम, जो भी आपको फेवरेबल चाहिए, जो चीज आप निकालना चाहते हो उसकी वैल्यू मान लेना 1 और जो चीज आप नहीं निकालना चाहते हो उसकी वैल्यू क्या मान लेंगे हम, 0। कोई दिक्कत नहीं। बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन ये बात कहता है। तो बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बस खाली 0 और 1, इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे जो वेरिएबल थे वो 1 से चालू होते थे n नंबर्स तक, यहाँ पे वेरिएबल 0 से भी चालू होते थे n नंबर्स तक। लेकिन बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 0 और 1 ही वेरिएबल होते हैं बस, इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। तो भैया अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जी इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे थी प्रोबेबिलिटी इक्वल मानते थे हम, यहाँ पे इक्वल नहीं मानते, वो आप अपने हिसाब से कुछ भी प्रोबेबिलिटी मान सकते हो। लेकिन एक खास बात है, लेकिन आप क्या खास बात है भैया, वो खास बात ये है कि इन प्रोबेबिलिटी का सम भी क्या होता है, 1। आपको पता है ना, किसी की भी प्रोबेबिलिटी का जोड़ क्या होता है, 1 होता है हमेशा। सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ोगे तो सम कितना आएगा, 1 आएगा। सिंपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, हाँ जी आराम से निकाल सकते हैं। फिर 1/2 होगी, कैसे निकाला, 1 में से माइनस करके।
सिंपल। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी होती 1/4 तो इसकी प्रोबेबिलिटी बचती 3/4। कैसे निकाला? 1 में से माइनस करके। सेम इसी को हमने यहाँ पे बना दिया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला दे रखा है क्या चीज? बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का। कोई दिक्कत नहीं, आसान है। बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का आसान, पक्का। इसने बता भी रखा है प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाइज करती है, और इसके अलावा कोई भी अगर वैल्यू आ रही है तो उसका आंसर क्या माना जाएगा? 0। ठीक है जी, कोई वैल्यू नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है उसके होने की। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला दे रखा है, ये वाला फॉर्मूला। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे मैं वो बता देता हूँ आपको। तो देखो जी, कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी निकाल देता हूँ आपके लिए। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है p की पावर x ब्रैकेट में 1 माइनस में p की पावर 1 माइनस में x। अब आप देखो खुद ही, x मतलब होता है जो भी आपको वेरिएबल दे रखा है, p मतलब होता है प्रोबेबिलिटी जो आपको निकालनी है। शुक्र है। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे क्या मान के चले, क्या मान के चले, मान लो एक टेस्ट है जिसमें कुछ बच्चे फेल होते हैं और कुछ बच्चे क्या होते हैं? पास होते हैं। नहीं, एक टेस्ट में एमसीक्यू टेस्ट है। क्या है? एमसीक्यू टेस्ट, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो उन चारों ऑप्शन में से ABCD में से सही होने का ऑप्शन, राइट आने का आंसर, ठीक है जी, राइट होने का आंसर, यानी कि पास होने का जो वो है फॉर्मूला, वो है 1/4। कितनी प्रोबेबिलिटी पास होने की? 1/4। और वहीं पे रॉन्ग आने का यानी कि फेल होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी बचती है? कैसे निकाला आपने? इसमें से घटा के 1 में से, तो ये हो गया 3/4। चलिए, तो जो आपको मान लो ये दे रखा है पास होने की प्रोबेबिलिटी, तो मैं इसी को P मान लूंगा। इसको क्या मान लूंगा मैं? P। तो जो फेल होने की प्रोबेबिलिटी है वो निकालने के लिए कहेगा। कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल सर, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। जैसे प्रोबेबिलिटी कितनी है पास होने की? 1/4। x की प्रोबेबिलिटी, x कितना है? देखो मैं क्या निकालने जा रहा हूँ? 1। अगर मैं 1 वैल्यू निकालने जा रहा हूँ तो बस x की जगह क्या लिखूंगा? 1। देखो मैंने पास माना है किसको? इसको मैं बोल रहा हूँ पास, इसको मतलब है फेल। तो पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। तो मैं 1/4 यहाँ पे पुट कर सकता हूँ वैसे, लेकिन मैं फॉर्मूला लगा के निकालना चाहता हूँ वैल्यू, तो निकालता हूँ 1/4 की। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? x कितना है? 1। यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस में p कितना है? 1/4 पास होने वाला। यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस में x कितना है? x यानी कि ये रहा 1। तो इसको मैंने पुट किया, एक में से एक गया तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बची 0। और किसी की भी वैल्यू अगर 0 होती है, प्रोबेबिलिटी मतलब किसी की भी पावर जो होती है वो 0 होती है, तो उस पूरे की वैल्यू क्या बन जाती है? 1। तो इस पूरे की वैल्यू क्या बन चुकी है? 1। यानी सीधी बात अगर कही जाए तो बस आपका आंसर कितना आ गया? 1/4। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी देख सकते हो, क्या है आपका प्रोबेबिलिटी? 1/4, जो कि आपको पता था पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। यहीं पे सेम, अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, 0 की प्रोबेबिलिटी जो कि उसके अंदर दे नहीं रखा, सेम वही फॉर्मूला लगाओ। p मतलब कितना देखा आपको 1/4 देखा है पास होने की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद पावर है x मतलब कितना? 0। इस बार हम क्या लिखेंगे पावर में? 0। ब्रैकेट में 1 माइनस में p, देखो और कुछ नहीं कर रहा, वो 1 माइनस में p ही कर रहा है जो हम करते थे बचपन से। बताता हूँ कैसे। 1 माइनस में p कितना है? p है 1/4, और 1 माइनस में x कितना है? x मतलब कि 0। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब देखो एक में से 0 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा भैया बस 1, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू पूरी हट जाती है, और क्या बचता है यहाँ पे? 1। ठीक है जी। तो 1 मल्टीप्लाई में एक में से 1 गया तो ये हो गया 3/4, और इसकी पावर क्या बन गई? इसकी पावर 1 में से 0 गया तो क्या बन गई? पावर 1। 3/4 की पावर 1 क्या होगा तो क्या आंसर आएगा? 3/4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 3/4। सिंपल जी। तो आप खुद सोचो, ये फॉर्मूला और कुछ खास फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी होना प्लस में प्रोबेबिलिटी ना होने का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। आपको प्रोबेबिलिटी होना दे रखा है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ना होना निकालो, तो बस उसमें से घटा दो दूसरी वैल्यू को, कोई दिक्कत नहीं, 1 में से घटा दो दूसरी वैल्यू को, और कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। देखो आपको पता ही है जब x 0 और 1 ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो या तो यहाँ पे 0 आएगा या फिर यहाँ पे 0 आएगा। अगर इस जगह पे 0 आया तो यानी कि ये पूरा 1 हो जाएगा, ये पूरा गायब, यानी फॉर्मूला बचेगा बस इतना, ये वाला। ठीक है जी। आप खुद देख लो ना, यहाँ पे कहाँ पे लिखा था मैंने, यहीं पे देख लो, समझा देता हूँ इसी को। समझ में आ गया ना ये प्रोबेबिलिटी, इसी को समझा देता हूँ मैं। हाँ जी। तो देखो अगर x की वैल्यू 0 हो गई, अगर x की वैल्यू क्या होगी? 0। तो x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो प्रोबेबिलिटी इसकी 0 हो गई। 1 माइनस में p, 1 माइनस में x की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो देखो क्या बनेगा, ये तो 0 हो गया यानी कि 1 हो गया इसकी जगह, मल्टीप्लाई में 1 माइनस में p, और इसको करेंगे सॉल्व तो 1 आएगा। तो अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है, x की वैल्यू 0 होती है तो प्रोबेबिलिटी x की कितनी आएगी? तो x की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 माइनस में p। सिंपल जी। तो मैंने यही बता रखा है प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी को ही बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 माइनस में p, जो मैंने अभी बताया। x की वैल्यू अगर 0 होगी तो प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस में p। वो p था 1/4, 1 में से घटाया 3/4 आ गया। सिंपल जी। वही कर रहे हैं हम, बस खाली इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, बस ये, और कुछ नहीं है। वहीं पे प्रोबेबिलिटी अगर x की वैल्यू 1 है, x की अगर वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी होने की क्या होगी? वो p बन जाएगी। कैसे? जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल इसे पुट कर लेते हैं, तो अगर प्रोबेबिलिटी x की क्या है? 1, तो x की पावर हो जाएगी 1, ब्रैकेट में 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी, और 1 माइनस में x की वैल्यू क्या है? 1,
तो जी 1 पुट कर दिया, 1 में से 1 गया 0, यानी अब ये वैल्यू क्या हो चुकी है 0, तो ये 0 हो गई, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 1। और जो प्रोबेबिलिटी 1 की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 ही होती है, तो खत्म काम। यानी कि प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या हो जाएगा तब 1 p हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया अगर x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी p, यानी जो अगर x की वैल्यू 1 है जो कि हमने माना है कि पास होने की प्रोबेबिलिटी है, जो कि कितना आएगा वही वैल्यू आ जाएगी, और कुछ नहीं है, वही सिंपल है। अगर कोई बोले आपको कि पास होने की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे लिख देना, फेल होने की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे लिख देना, अपने आप माइनस करके बस। इतने सारा फॉर्मूला के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है, पागल बनाने के लिए रखी होती है चीजें, ठीक है जी। इसमें पढ़ो चाहे मत पढ़ो, मर्जी आपकी होती है, बाकी मैंने तो समझाने का काम था मेरा, मैंने समझा दिया आपको, बाकी और कुछ तुरनमखा बनाने वाला काम नहीं है इसके अंदर। हाँ, मेन जो चीज समझने वाली है वो क्या है, मीन की और वेरिएंस की, कि मीन कैसे निकलेगा और वेरिएंस कैसे निकलेगा। और आप खुद सोचिए, जब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे मीन बताओ, मीन कितना होगा पास होने की प्रोबेबिलिटी, तो बस कुछ नहीं होता, पास होने के चांसेस हमारे कितने 1/4, तो इसका मीन भी कितना आ जाएगा 1/4, और कुछ नहीं है भाई, सिंपल बस इतना। मीन मतलब क्या होता है, काम होने के काम मतलब एवरेज प्रोबेबिलिटी बताओ कि काम होने की वो प्रोबेबिलिटी क्या है, तो काम होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 ही होगी बस खाली, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो आपकी आंसर 0 आएगा। खुद देख लो ना, p और x को मल्टीप्लाई करके मीन आता है टोटल करके, है ना, तो ये 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 रहेगा, तो बस यहाँ पे क्या जाएगा 1/4, यानी सीधी बात p ही मीन होता है। तो मैंने वही लिखा है फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला क्या है p, यहाँ पे मीन का फॉर्मूला क्या होता है बस खाली p, और वहीं पे वेरिएंस देखोगे, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है p ब्रैकेट में 1 माइनस में p, 1 माइनस में p मतलब ये वही है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी किसकी, वेरिएंस की। तो वेरिएंस क्या है, वेरिएंस प्रोबेबिलिटी का होना प्लस में, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी का ना होना, इवेंट का ना होना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा वेरिएंस, क्या आ जाएगा वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, होना, और 1 में से घटाते हैं तो क्या आता है p निकल के ना होना, तो ना होना दोनों का जोड़ कितना होता है 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया इतना, पक्का, बहुत अच्छी बात भाई, बहुत इजी है ये, और कुछ नहीं है। वहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में मानते थे वेरिएबल बहुत सारे होंगे, 1 से चालू होंगे या फिर 0 से चालू होंगे, उसके शॉर्टकट मेथड मैंने बता दिए। अगर आता है बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे वेरिएबल बस 2 मानते हैं, एक 0 और एक 1, 0 और 1 के हिसाब से हम फेल और पास के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब उसके अंदर ये सारे तरीके हैं जिससे आप मीन और वेरिएंस निकाल सकते हो, ये और कुछ नहीं है, बस खाली दिमाग का झोला है, बस खाली कि आपको कंफ्यूज किया जा सके किसी तरीके से, है वही चीज जो आप बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है जी, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है भाई। आगे चलते हैं, अगला आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, 5 है टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें से आज हम तीसरा करने वाले हैं, टॉपिक का नाम आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या भला है, जैसे हम यहां पे मानते थे कोई एक इवेंट है, उसमें बस केवल 2 वेरिएबल होंगे, उसका होना या फिर ना होना, बस ये जो है ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसी का बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा भाई है। दोनों थ्योरी, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन एक ही इंसान ने बनाए हैं, तो इसका बस बड़ा भाई है। उसके अंदर क्या किया गया है, इसमें मानते थे किसी काम का होना ना होना, बस वो 2 वेरिएबल होते हैं, एक तो 0 और एक 1, यहां पे भी सेम ही माना जाता है, बस इसके अंदर जो इवेंट है ना उस इवेंट के नंबर बढ़ा दिए। जैसे मैं कह रहा हूं मेरे एमसीक्यू सही करने के क्या चलते हैं, जो है प्रोबेबिलिटी बताओ कितना होगा, तो या तो मैं सही करूंगा तो 1/4, नहीं करूंगा तो चलते हैं 3/4 होगी, और वेरिएबल क्या होगा 0 या फिर 1, 0 यानी कि फेल होऊंगा या फिर मैं पास होगा, या तो मेरा सही होगा आंसर या फिर आंसर क्या होगा गलत होगा, ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं मेरे पास। बस यहाँ पे क्या करा दिया इन्होंने, नंबर्स बढ़ा दिए एमसीक्यूज के, यानी करना वही है 0 और 1 ही करना है, बस उसके क्या हो गए नंबर बढ़ गए, यानी कि ट्रायल्स बढ़ गए यहाँ पे, ठीक है जी, करना सब चीज वही सेम है, बस यहाँ पे नंबर्स बढ़ चुके हैं, ज्यादा बार ट्राई करना है हमको। तो बस बाइनोमियल वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है लाइक बीडी मतलब बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही है, बस विद n नंबर्स ऑफ ट्रायल्स, यानी कि यहाँ पे ट्रायल्स क्या हो चुके हैं बढ़ चुके हैं, n नंबर्स ऑफ ट्रायल्स के साथ चलते हैं हम, यानी कि यहाँ पे 0 से लेके 1 2 3 4 5 तक n तक जाता है, जिसको हम x भी बोल सकते हैं, जिसको हम r भी बोल सकते हैं, तो r बोल लो x बोल लो, मर्जी आपकी। क्या किया गया है, फॉर्मूला क्या है इसके अंदर, देखो फॉर्मूला कुछ नहीं है, देखो ये वाले को बाद में पढ़ेंगे, पहले ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला छोटा सा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालने का यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता था ये वाला, दिखाई दे रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता था ये वाला। अब इसके अंदर क्या मानते हैं भाई, अच्छा एक बार इसको नोट कर लेना, फिर मैं इसको बटोगे समझाता हूँ फिर अच्छे तरीके से, ठीक है जी, नोट कर लो भाई फटाफट। हाँ जी शुक्र है, चलो भाई, तो बात आती है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वही सेम फॉर्मूला है जो कि आपने यहाँ पे लगाया है, बस अब थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे मानते थे ना किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी को 1, किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी को 0 मानते थे, सेम ऐसे यहाँ पे भी किया जा रहा है, बस किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी को p मानते हैं, और किसी यानी p मतलब पास, और किसी काम के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम q मानते हैं, q मतलब फेल, बस इतना सा किया जा रहा है। 1 और 0 की जगह यहाँ पे क्या मानते हैं, p और q की फॉर्म में हम अपनी जो वेरिएबल्स होते हैं उनको दिखाते हैं, ठीक है जी, और कुछ काम नहीं है। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने फॉर्मूले के अंदर पहले px लिखा, px मतलब पास होने की, उसके बाद उसके पर पावर,
सेम वही यहाँ पे भी x का मतलब r ही होता है, तो यहाँ पे भी क्या किया गया है, यहाँ पे p मतलब पास होने के लिए ऊपर x लगा दिया, यानी कि पावर लगा दी, r लगा दिया, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो दूसरी वैल्यू क्या है, 1 माइनस में p, पास ना होना यानी कि फेल होना, जिसको हम क्या बोलते हैं 1 माइनस करके निकालते हैं, कोई काम ना होना, है ना जी। सेम उसी को क्या बोला है इसने, क्यू बोल रखा है। क्यू मतलब क्या होता है 1 माइनस में p, तो वही चीज अगर आपको क्यू निकालना है, बोलोगे क्यू क्या होता है भैया, तो 1 माइनस में p होता है बस खाली, और कुछ नहीं होता, ठीक है जी। जैसे 1/4 हो गया तो ये 3/4 हो गया, ये 1/2 होगा तो ये क्यू क्या होगा 1/2, सिंपल। सेम मैंने वही बताया, पास होना मतलब p, फेल होना मतलब क्या होता है क्यू, और वो कैसे निकलता है 1 माइनस में p निकलता है, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऊपर हमने क्या किया, 1 में से हम यहाँ पे क्या घटा देते हैं x, सेम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या था बस केवल एक ही ट्रायल था, एक ही बार, या तो फेल होगा या फिर पास होगा, लेकिन यहाँ पे n नंबर ऑफ ट्रायल है, इसलिए यहाँ पे 1 की जगह क्या आ गया, यहाँ पे n आ गया, और कुछ नहीं किया हमने। n में से क्या घटाया, जैसे यहाँ पे x घटाते थे, सेम यहाँ पे x की जगह क्या दे रखा है r, तो x बोल लो r बोल लो सेम बात है, तो मैंने यहाँ पे क्या घटाया, x n में से r घटाया, और कुछ तो नहीं, आसान था ना। बस क्योंकि यहाँ पे नंबर्स बढ़ चुके हैं चीजों के, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी के अंदर भी ये आपको जुड़ जाएगा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला के मतलब NCR, और ये NCR का फॉर्मूला बचपन से सिखा चुका हूं सर, n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस में r फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला है किसका, NCR का। तो आप ये फॉर्मूला लगा के आराम से किसी की भी जो प्रोबेबिलिटी है, ये फॉर्मूला नहीं, आप ये वाला फॉर्मूला लगा के किसी की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, ठीक है जी। अभी मैं समझाने वाला नहीं हूं सर, कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम्स में, आपके टेस्ट में, तब मैं अच्छे तरीके से समझा दूंगा फॉर्मूला लगा के कैसे क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल अभी आपको बस याद करना है, मैंने काफी टॉपिक समझा दिए हैं, आपके बेसिक निकलते हैं दिमाग की शांति के लिए, आपके बहुत सारे हो चुके हैं। बस यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन आया इस तरीके का तो मैं आपको समझा दूंगा, कोई क्या बोलते हैं फॉर्मूला लगा के, इतना टाइम है नहीं फिलहाल मैं समझा पाऊँ हर एक वैल्यू, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है किस चीज का, प्रोबेबिलिटी निकालने का। और मीन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन का फॉर्मूला हो जाएगा NP, देखो वो ही सिस्टम है बस खाली। मीन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे P, बस यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल बदल गए तो P को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, और कुछ दिक्कत नहीं है, और कुछ किया ही नहीं हमने। सेम ऐसे ही वेरिएंस भी, वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता था, P मल्टीप्लाई में 1 माइनस में P, 1 माइनस में P को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 1 माइनस में P को हम बोल रहे हैं Q, यानी ये फॉर्मूला वही है, P मल्टीप्लाई में Q, है ना। बस यहाँ पे n नंबर्स ऑफ ट्रायल्स आ गए तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, बस खाली n से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम वही फॉर्मूला है जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, सिंपल जी, और कुछ नहीं किया गया यहाँ पे। बस यहाँ पे नंबर्स बढ़ गए हैं तो बस नंबर से और मल्टीप्लाई कर देना अपने आंसर को, जो भी आपका आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पे हमने खत्म कर लिए अपने 3 डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट हमने कर लिया बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद 2 डिस्ट्रीब्यूशन और रह गए, एक हमारा रह गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और एक और हमारा रह गया याद नहीं आ रहा, बताऊंगा अभी, ठीक है जी। तो फटाफट से इसको मिटाते हैं और फिर उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझाता हूँ। वो सबसे ईजी है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और जो दूसरा लास्ट वाला रह गया वो सबसे ईजी मेथड है, जो कि आप करके आ चुके हो ऑलरेडी। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन हो चाहे वेरिएंस हो, उन सबको लैम्डा माना जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं माना जाता। पहले एक बार नोट करो फिर मैं समझाता हूं आपको, ठीक है जी। क्या होता है, सबसे इजी मेथड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है जी। फटाफट से नोट कर लेना भाई अच्छे तरीके से। हाँ भाई शुक्र है। तो भाई लास्ट चलते हैं, लास्ट हमारे 2 डिस्ट्रीब्यूशन बचे हैं। सबसे पहले आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सिंपल है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है सो सक्सेस रेट इन स्पेसिफिक इंटरवल, यानी जो स्पेसिफिक इंटरवल है उसमें सक्सेस रेट को दिखाता है कि आपका जो क्या फेवरेबल आउटकम है उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसको दिखाने का काम कौन करता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादातर यूज होता है बड़े लार्ज एरिया के लिए, जहां पे बहुत सारे इंटरवल्स आपको दे रखे हो, ठीक है जी। बेसिकली 3000 से ज्यादा जहां पे नंबर आ जाते हैं वहां के लिए यूज किया जाता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये वाला, क्या, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा उसके ऊपर आ जाता है आपका x, ठीक है जी। x मतलब क्या होता है, वही मीन, और नीचे आ जाता है x का फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो ये पूरा फॉर्मूला होता है किसका, आपके लिए, उसका किसका वैल्यू होती है, क्या बोल रहा हूं मैं, x जो होता है वो मीन नहीं होता भाई, x मीन नहीं होता, x एक वेरिएबल होता है जो कि आपको दे रखा होता है, ठीक है जी। मीन जो होता है वो आपका वो क्या होता है, ये जो लैम्डा दे रखा है ना आपको, ये लैम्डा मतलब होता है मीन। तो फिलहाल ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का, और यहां पे अगर देखा जाए वेरिएंस हो चाहे आपका मीन हो, उन सभी की वैल्यू क्या आती है, लैम्डा आती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, इसमें कहीं पे भी आपको कुछ पूछे मीन निकालने के लिए, वेरिएंस निकालने के लिए, सभी की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा आएगी। अच्छा इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं भैया, इसके अंदर सर क्वेश्चन आपको देने के लिए वो ई की वैल्यू आपको देगा, पहले से आपके एग्जाम्स में लिखा हुआ आएगा ई की वैल्यू ये दे रखी है आपको, और अगर आपके एग्जाम में ई की वैल्यू दे रखी है तो उससे याद रख लेना बस खाली ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। कि जो ई की वैल्यू है वो किसी और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करी नहीं जाती, बस खाली किसके अंदर यूज होती है, इसके अंदर यूज होती है, ठीक है जी। इसका अगर कोई छोटा सा क्वेश्चन मेरे को मिल गया, क्योंकि मैंने काफी बार पहले करवा रखा है ये वाला क्वेश्चन, अगर मेरे को मिल गया तो मैं वहां से क्लिप काट के क्वेश्चन की यहाँ पे आपको लगा के करवा दूंगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपकी बुक में इतना बड़ा क्वेश्चन मेरे को दिख नहीं रहा कि इसका कोई क्वेश्चन दे रखा हो आपकी बुक में, ये वाले बस खाली कंसेप्ट समझा रखे हैं, क्वेश्चन नहीं दे रखे। तो मैं अगर मिल गया कहीं से क्वेश्चन तो उठा के बीच बीच में लगा दूंगा इनकी क्लिप्स, ठीक है जी, ताकि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर पाओ।
पुराने क्वेश्चन की। तो बस ये मत बोलना कि भैया आपने क्वेश्चन नहीं दिया भाई एक बार, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से मिलना मुश्किल हो रहा है बहुत ज्यादा। अपने अगले क्वेश्चन पे, और सर क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ कस्टमर्स एट ए शॉप ऑन एन एवरेज बेसिस इज 4। अब देखो एवरेज बेसिस पे जो भी कस्टमर आते हैं दुकान के ऊपर वो कितने हैं, 4। और एवरेज आपको पता ही है, एवरेज का मतलब होता है मीन, तो ये आपको मीन दे रखा है, और आपको मीन दे रखा है, तो आगे देखते हैं और क्या दे रखा है। इन एन आवर, एक घंटे में लगभग 4 कस्टमर आपके दुकान पे आते हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग एन आवर, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक घंटे के अंदर, पहली चीज नो कस्टमर आ रहा है, कि कोई भी कस्टमर नहीं आया। दूसरी चीज टू और मोर कस्टमर अराइव्ड एट शॉप, दो या दो से ज्यादा कस्टमर आए हैं दुकान पे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सिंपल से चालू करें। और देखिए जैसे ही आपको ई की वैल्यू दे दे अगर क्वेश्चन के अंदर, तो ये समझ जाना कि यहाँ पे कौन सा मेथड लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है पॉइजन मेथड, ठीक है जी। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमको फॉर्मूला लगाना है और फटाफट से निकालना है कि नंबर ऑफ कस्टमर अराइव, मतलब कि नो नंबर ऑफ कस्टमर अराइव, यानी कोई भी कस्टमर नहीं आया उसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखो जब कोई भी कस्टमर नहीं आया तो एक्स यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल है वो हम क्या मान के चलेंगे कि 0 कस्टमर आए हमारे पास, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0, और मीन आपको पहले से दे रखा है 4। तो एक बार निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स पॉइजन मेथड की हेल्प से। फॉर्मूला क्या होता है उसका फॉर्मूला होता है ई की पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई में लैम्डा की पावर एक्स अपॉन में एक्स फैक्टोरियल। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं इसको। ई की पावर माइनस लैम्डा मतलब ई की पावर दे रखी है आपको, ई की वैल्यू दे रखी है ना -4 की वैल्यू, चलो ठीक है। ई की पावर माइनस लैम्डा मतलब क्या होता है मीन, तो इसी को हम क्या बोलते हैं मीन। मीन हो गया वेरिएंस हो गया सेम बात होती है यहाँ पे। तो -4 लिख दिया, मल्टीप्लाई में लैम्डा यानी कि मीन जो कि आपको 4 दे रखा है, एक्स यानी कि 0 0 लिख दिया, अपॉन में नीचे क्या आएगा 0 फैक्टोरियल। और आपको पता ही है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 4 की पावर 0 हो तो उसको भी हम 1 बोलते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर -4। e की पावर -4 का मतलब क्या होता है, तो इन्होंने क्वेश्चन वाले ने पहले दे रखा है, क्या मतलब है, ये है 0.01831। तो ये आ गया आपका पहले का आंसर। क्या आंसर है कि आपकी कस्टमर पे एक भी दुकान नहीं आएगा, उसकी एक भी आपकी दुकान पे एक घंटे के अंदर एक भी कस्टमर नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आ गई 0.01831। सिंपल सर। चलिए आगे चलते हैं, आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है कि 2 और मोर कस्टमर अराइव्ड एट ए शॉप, एक दुकान पे 2 या 2 से ज्यादा कस्टमर आए। अब भाई 2 से ज्यादा कस्टमर तो 2 3 4 5 6 7 अनगिनत इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, कितने भी कस्टमर हो सकते हैं। तो कैसे निकाले प्रोबेबिलिटी, एक काम करते हैं, बेसिक तरीका है, बेसिक नॉर्मल तरीका है। क्या क्वेश्चन वाले ने बोला है कि हमको निकालना है 2 या 2 से ज्यादा कस्टमर आ जाए, तो वो कैसे निकालेंगे। तो एक तरीका है, एक होती है टोटल प्रोबेबिलिटी कितने कस्टमर आएंगे उसकी, यानी सारे कस्टमर जो भी आए उसकी प्रोबेबिलिटी, उसमें से हम माइनस कर देंगे 2 या 2 से कम वालों की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे जिसमें x की वैल्यू 2 से क्या होगी कम होगी। तो जैसे ही माइनस करेंगे 2 से कम वालों की प्रोबेबिलिटी, जो बचेगा वो बचेगा 2 या 2 से ज्यादा कस्टमर आने वाले की प्रोबेबिलिटी। सिंपल ना। अब 2 से कम में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कौन कौन से कस्टमर आ सकते हैं। तो 2 से कम में एक तो होता है, पहले इसी को बता रहा हूं मैं, 2 से कम में यहाँ पे कर लेते हैं एक बार सॉल्व। तो 2 से कम में आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू एक बार 0, और एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू 1। क्योंकि 2 तो ले नहीं सकते ना, क्योंकि उसने बोला 2 या 2 से ज्यादा वालों की प्रोबेबिलिटी उसको चाहिए, 2 कस्टमर या फिर 2 से ज्यादा वाले। तो हम किसके निकालेंगे, 2 से कम वालों की प्रोबेबिलिटी निकाल के बस माइनस करेंगे। सिंपल जी, टोटल प्रोबेबिलिटी में से कि ये वाले कस्टमर नहीं आएंगे, यानी 0 कस्टमर और 1 कस्टमर नहीं आएंगे, बाकी तो सारे आएंगे ही, 2 से ज्यादा वालों की प्रोबेबिलिटी निकाल के दे देंगे। सिंपल जी। चलिए तो 0 वालों की तो हमने प्रोबेबिलिटी पहले ही निकाल ली, जो कि कितना आया 0.01831, इतना निकाल चुके। अब हमें निकालनी है एक कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी के लिए फिर दोबारा वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा मतलब मीन, मीन कितना है हमारे पास 4, मल्टीप्लाई में लैम्डा यानी कि 4 जो कि मीन है, x पावर कितनी है, x किसको मानेंगे इस बार मानेंगे 1 को, पिछली बार किसको माना था 0 को, ठीक है जी। इस बार किसको लेकर चलना है 1 की, एक कस्टमर आएगा, अपॉन में 1 फैक्टोरियल। सिंपल। और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है 1 ही होती है, तो आराम से इसके नीचे 1 लिख सकते हो आप, e की पावर -4, और उसको e की पावर -4 की वैल्यू दे रखी है पहले से आपको, जो कि कितनी है ये भी, तो हो गया 0.01831। इसको मल्टीप्लाई करना है बस खाली 4, हाँ जी पावर तो 1 है ना, तो इसका मतलब यही हो जाएगा 4। तो बस इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको प्लस कर देना है फिर लास्ट में किससे 0.01831 से, ठीक है जी। तो आपको पता चल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और लेस देन 2 वाली, ठीक है जी। इसको सॉल्व करते हैं, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा 01831। तो मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा है, तो इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 0.7326, क्या जाएगा 0 भाई पूरे की वैल्यू, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ने पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0. एक सेकेंड,
कर ही लेते हैं फिर। ये हो जाएगा 4 × 4, 3 × 4 = 12, 12 का 2 1 हासिल 8 चौक 32, 32 और एक हो गया कितना 33, 33 का 3, एक 3 हासिल हो गया, 4 एकम 4, 5 7 7, 0 पॉइंट, हाँ जी, तो यही आ रही है। और प्लस में ये हो जाएगा आपका 0.01831, ठीक है जी। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ने पे कितना आएगा तो 0.08 और एक ये हो गया 8, 8 9 10 11 ये हो जाएगा 9, यानी कि ये बन जाएगा 09 मतलब 90843, ठीक है जी। तो ये प्रोबेबिलिटी बन गई एक से कम वालों की, तो बस यहाँ पे पुट कर देते हैं अब इसको, तो 1 माइनस में एक से कम वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये रही, तो ये हो गया 0.09043। तो बस जैसे इसको 1 से घटाओगे आपका आंसर आ गया, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 में से माइनस करने पे कर ही लेते हैं, यहाँ बच गया 7, यहाँ पे बच गया 5, 1 इधर आ गया आपके पास 9, इधर आ गया 1, फिर उसके बाद 9, 1 क्यों 0 आएगा इधर और पॉइंट में लगा के 0। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी बन गई 2 या 2 से ज्यादा कस्टमर आने की, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। बस तो यहाँ पे खत्म हो गया भाई ये वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन में पता कैसे चला कि भैया पॉइजन थ्योरी लगने वाली है, तो पॉइजन मेथड के अंदर आपको नंबर नहीं दिए होते कि कितने नंबर के कस्टमर आ सकते हैं, तो अगर आपको लिमिट ही नहीं दे रखी जहाँ पे मैक्सिमम यानी बहुत सारे अनगिनत नंबर तक के जो वो है कस्टमर आपके आ सकते हैं, यानी 1 2 3 4 अनइनफिनिटी तक जा रहा है, तो उस केस में लगता है आपका पॉइजन थ्योरी, ठीक है जी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो बस इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। बाकी इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते नहीं बाकी सारे मेथड, ठीक है जी, तो जो मेथड इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको समझा दिए, होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जी, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं फिर। चलिए दूसरा आता है आपके पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में तो बस खाली प्रोबेबिलिटी निकालने का ही फॉर्मूला दे रखा है, ना मीन का फॉर्मूला दे रखा है, ना वेरिएंस का फॉर्मूला दे रखा, ठीक है जी। तो वो कह रहा है अपने आप ही खुद निकालो, और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखने में फॉर्मूला बहुत बड़ा लग रहा होगा, ये सिंपल सा है। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि इसमें कोई से भी वैल्यू है 0 से लेके n तक की, उन सबका आप क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी निकाल के मीन मीडियन मोड निकाल सकते हो, इसके अंदर सारी वैल्यूज आती हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी इनकी, वो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ये क्या कंसेप्ट है, बस हाइपर ज्योमेट्रिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर हम जो भी डाटा लेते हैं वो लेते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जैसे कि मेरे पास एक डेक ऑफ कार्ड्स है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास एक डेक ऑफ कार्ड्स है, उनमें से मैंने एक कार्ड निकाला और मैंने देखा ये वाला जो कार्ड है ना ये तो ब्लैक कार्ड है, ठीक है जी। मेरे को 2 ब्लैक कार्ड निकालने थे, उसकी प्रोबेबिलिटी चेक कर रहा हूं, तो जो एक कार्ड मैंने निकाला ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी उसकी, उस एक कार्ड की ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी बनेगी 26/52। 52 कार्ड्स में से वो कौन सा कार्ड, 26 कार्ड में से वो कोई सा भी हो सकता है, तो 26/52, ठीक है जी। अच्छा मैं अगर विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने उसको वापस नहीं डाला, मैंने उसको निकाल के साइड में बाहर रख दिया, अब मैं दूसरा कार्ड निकालने जा रहा हूं, तो उस कार्ड को ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जो दूसरा कार्ड है उसकी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अब 25 कार्ड बचे हैं ब्लैक वाले, तो 25 अपॉन में आपके पास टोटल कार्ड्स कितने थे 52, तो 50 अब वो 1 बचे हैं क्योंकि एक कार्ड निकाल लिया ना आपने, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 26 अपॉन में 52 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन में 51, ठीक है जी। तो ये प्रोबेबिलिटी बन गई 2 ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, वो भी बिना रिप्लेसमेंट के साथ। आपने जो कार्ड निकाला उसको अपने जेब में डाल दिया, आपने वापस से डेक ऑफ कार्ड्स के अंदर नहीं डाला, तो 2 ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये वाली प्रोबेबिलिटी। और सेम यही चीज मैंने आपको करवाई थी किसके मेथड से, जो आपका एनसीआर वाला मेथड था ना, उस मेथड से। फॉर्मूला क्या था एनसीआर वाले मेथड में, फॉर्मूला था ये 26 कार्ड में से आपको कितने कार्ड निकालने थे, तो 2, तो 26C2 अपॉन में 50 क्या नाम था 52C2, क्योंकि 52 कार्ड्स में से आपको 2 कार्ड निकालने हैं जो कि ब्लैक, आपको कितने चाहिए ब्लैक वाले कार्ड्स में से चाहिए, यानी 26 में से 2 चाहिए, सिंपल। तो उसी का फॉर्मूला उठा के आपको यहाँ पे दे रखा है, बस थोड़ा सा एक्सटेंड कर रखा है। एक्सटेंड कैसे कर रखा है, जैसे कि क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा लो। क्वेश्चन जैसे कि मान लेते हैं आपके पास एक बैग है, बैग में 2 तरह की बॉल्स हैं, एक है ब्लैक और एक है ग्रीन। तो ब्लैक बॉल्स आपके पास 3 है, ग्रीन बॉल आपके पास 4 है। तो मैं कह रहा हूं मेरे को एक ब्लैक बॉल चाहिए और एक ग्रीन बॉल चाहिए, उन दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। तो देखो टोटल जो बॉल्स है मेरे पास 7 है, तो नीचे हम लिखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि बड़ा वाला जो n था, बड़ा वाला n कितना हो गया, ये हो गया टोटल n यानी कि 7। छोटा वाला n मेरे को कितनी बॉल्स चाहिए, मेरे को चाहिए क्या बोलते हैं 2 बॉल्स चाहिए बस खाली, एक ब्लैक और एक ग्रीन, तो 2 हो गया हमारे पास छोटे वाले बॉल। तो बस 7 में से मेरे को कितनी बॉल चाहिए 2, तो मेरी प्रोबेबिलिटी बन गई बड़ा n c छोटा n मतलब जो हमको चाहिए बॉल्स, तो 7 में से 2 बॉल चाहिए, मैंने वो लिख दिया, सिंपल। 7 में से 2 बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ये। अब आते हैं ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, शुक्र है। तो देखो सबसे पहले मेरे को पहला क्या चाहिए, जो बॉल्स है ब्लैक वाली उसमें से एक चाहिए, तो ब्लैक बॉल कितनी है 3, तो ये जो k दिख रहा है ना, k का मतलब ही है 3 बॉल्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे को चाहिए 3 बॉल में से कितनी बॉल, 1 बॉल, तो ये हो गया 3 यानी k की वैल्यू, और 1 बॉल यानी जो मेरे को चाहिए वो x है यहाँ पे, तो 1 बॉल चाहिए मेरे को, वो x मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी।
उसके बाद मल्टीप्लाई में दूसरी बॉल कौन सी है, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए ग्रीन में से एक बॉल। अब ग्रीन में से एक बॉल चाहिए, मतलब यहाँ पे कितनी बॉल्स है, 4, तो 4 में से मेरे को एक बॉल चाहिए, तो बस यहाँ पे 4 में से मेरे को एक बॉल चाहिए। और ये जो फॉर्मूला दे रखा है ये पूरा वही है कि 4 में से मेरे को एक बॉल चाहिए, ठीक है जी। n माइनस में k कर रखा है, n मतलब जो बड़े नंबर थे 7 में से जब ये वाला k यानी कि 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4, तो वही तो लिखा है ना यहाँ पे 4, सिंपल। 4 में से मेरे को क्या चाहिए, एक बॉल चाहिए, यानी n यानी जो छोटा n था मेरे को कितनी बॉल चाहिए, 2 में से एक बॉल तो मैंने यहाँ से ले ली, तो बस एक में से x तो मैंने घटा दिया, बाकी कौन सा बचा, जो मेरे को एक ग्रीन बॉल चाहिए थी बस वो बचा एक, तो बस एक बचा है। तो बस ये और कुछ नहीं, जो आप पहले क्वेश्चन करके आ चुके हो ये वही सब चीज आपको समझा रहा है, बस ये इतने बड़े फॉर्मूले में आपको लिख के दे दिया, तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस तरीके से आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सिंपल जी। इसको बोलते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो किसी भी इवेंट के होने की, सिंपल से। तो अगर मेरे को क्वेश्चन मिलेंगे इनके, मैं बीच में क्लिप्स लगा दूंगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए, आपको फिर भी डाउट्स आ रहे हैं, तो भाई जो लास्ट पेपर होगा ना, मैं जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसको जब समझाऊंगा तो आप वहां पे देख सकते हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं भैया, कैसे भैया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर रहे हैं, कैसे भैया जो बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका यूज कर रहे हैं, सिंपल जी। तो वीडियो शेयर करिए तो भाई लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई सब दिल से, कलेजे से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको, ठीक है। और अगर आपने पहले से नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, आराम कर दियो, बाद में कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी यही हैं आप भी यही हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। अच्छा एक सेकंड और, हाँ अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद नोट्स परचेज कर सकते हो, सिंपल सा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो।